हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त पुष्पक गर्ग एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डी कोड कॉमर्स। आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, सीए फाइनल, न्यू सिलेबस, ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स का एक चैप्टर ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का ऑडिट कैसे करता है एक सीए, और पेपर में इससे रिलेवेंट जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। आने वाली 4 क्लासेस, छोटी छोटी 4 क्लासेस के अंदर मैं आपके साथ ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर दूंगा। एंड बहुत ही अच्छी चीज, जो बहुत ही गुड न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है, इस चैप्टर के लिए मैंने आपके लिए बना रखे हैंड रिटन नोट्स। जैसे पहले भी कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बना के वीडियोस अपलोड कर रखी हैं आपके लिए यूट्यूब पे, उसी तरीके से इस चैप्टर के लिए भी मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स का फायदा क्या है? हैंड रिटन नोट्स का ये फायदा है, देखो मार्केट में जितनी भी मटेरियल आपके वैरायटी ऑफ फैकल्टीज का आपको मिलेगा, वो सब कंप्यूटराइज्ड है। अगर कंप्यूटराइज मटेरियल, वो क्या है, इंस्टीट्यूट का एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रखा है कंप्यूटराइज फॉर्म में। अब अगर आपको उससे ही पढ़ना है तो आप इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ लो। देखो मेरा हिसाब से तो ये है, जब मैंने अपनी सीए फाइनल की प्रिपरेशन करी थी, ठीक है, फॉर द ऑडिट एज वेल, मैंने क्या करा था, आई स्टिक टू द इंस्टीट्यूट का मटेरियल, और उससे ही मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करे थे। और उसी को मैं याद करता था, समझ समझ के मैं नोट्स बनाता था, उसी को याद करता था, और उसी बेसिस पे मैंने अपने एग्जाम्स को प्रेजेंट करा एंड अचीव अ गुड मार्क्स। कुछ टॉपिक्स में, फॉर एग्जांपल स्पेशल ऑडिट्स, जिनको आप स्पेशल ऑडिट्स कहते हैं, जैसे स्पेशल ऑडिट्स क्या हुए, स्पेशल ऑडिट्स हुए आपके, जैसे ऑडिट ऑफ एनबीएफसी हो गया, स्पेशल ऑडिट का पार्ट है, इसको हम स्पेशल ऑडिट्स में डाल देते हैं। इसी तरीके से ऑडिट ऑफ बैंक हो गया, आपका हो गया ऑडिट ऑफ पीएसयू की, जो मैंने आपके साथ कवर करा दिया। इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हम स्पेशल ऑडिट में बोल देते हैं। जनरली टीचर्स या मैं भी स्पेशल ऑडिट में उसको कंसिडर करता हूँ। ठीक है। अब एक तो मैंने आपको गुड पॉइंट बता दिया, एक गुड न्यूज जो आपके लिए थी वो थी कि हैंड रिटन नोट्स बना रखे। अच्छा अच्छा सर, अब एक बात बताओ, हैंड रिटन नोट्स पढ़ के होगा क्या? हैंड रिटन नोट्स मैंने आपके इस तरीके से बना रखे हैं कि भाई आपका जो भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, आप जब बीइंग एन ऑडिटर, क्या प्रूडेंशियल नॉर्म्स आपको चेक करने हैं, एनबीएफसी के ऊपर लगते हैं, तो उस प्रूडेंशियल नॉर्म का इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो आंसर है ना, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पैराग्राफ फॉर्म में एक टॉपिक डिस्क्राइब करा हुआ है इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल के अंदर, उसको मैंने एज इट इज 4 मार्क्स के लिए, जो आपको अपने पेपर के अंदर जैसे उसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, 4 मार्क्स के लिए आपको, जो देखो पहले ही बता देता हूँ, स्पेशल ऑडिट का कोई भी टॉपिक आपके पेपर के अंदर 4 to 5 मार्क्स के ऊपर का नहीं होता। अब उसी 4 to 5 मार्क के क्वेश्चन के अंदर, या तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई आप मुझे पॉइंटर्स में आंसर दे दो, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स में एग्जांपल, जैसे आप इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ फ्रॉड, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फ्रॉड, तो 7 पॉइंटर्स हो गए। पर पॉइंटर पे बीच में मार्किंग स्कीम भी मार्केट में आई थी, वेरियस यूट्यूबर्स ने, वेरियस टीचर्स ने, ऑथर्स ने उसको डिस्कस करा था, जो आईसीआई की एक मार्क स्कीम आ गई थी। अब उसी को अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं, उससे थोड़ा सा हिंट दूं मैं आपको, तो मैं ये कहूंगा कि फॉर एवरी पॉइंटर यू गेट अ 1 मार्क। अगर आपने वो पॉइंटर लिखा है तो यू विल गेट अ 1 मार्क। तो पॉइंटर्स में आप आंसर दे सकते हो। तो बिल्कुल जैसे आपको इंस्टीट्यूट के पेपर, जब आप एग्जाम में बैठोगे, जैसे आपको प्रेजेंट करना है ना, वैसे ही मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। इंस्टीट्यूट का मटेरियल, आप श्योर हो सकते हो कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल ऑलमोस्ट मैंने कवर कर रखा है इसके अंदर। इतने सारे पेजेस इंस्टीट्यूट के, अगर आप एक टॉपिक जाओगे तो इट कंप्राइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40 टू 42 पेजेस। डन है, उसको मैंने 11 पन्नों के अंदर आपके लिए कर रखा है। बस आपको इससे पढ़ना है, सारे क्वेश्चंस में आपको इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैं आपको करा दूंगा, उसके साथ साथ एग्जांपल्स भी करा दूंगा। तो गिव मी योर 4 आवर्स एंड आई विल अश्योर कि आपको ऑडिट ऑफ एनबीएफसी तो समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से ऑडिट ऑफ एनबीएफसी हम शुरू करते हैं डिस्कस करना। तो देखो भाई, ऑडिट ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। अब ऑडिट ऑफ एनबीएफसी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, शुरू करने से पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के अंदर ना, देखो आपकी कंपनी होनी चाहिए, पहली बात तो कंपनी होनी चाहिए। देखो नाम में ही है ना, सी, सी फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो कंपनी कौन सी होती है? जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अच्छा, तो सर क्या हम पे इस पे कंपनीज एक्ट 2013 ही लगेगा? नहीं नहीं, इतना जल्दी कैसे आपने कंक्लूजन निकाल लिया? नहीं, आपके ऊपर इसमें, अगर आप एनबीएफसी देख रहे हो ना, आप मतलब एनबीएफसी, एनबीएफसी के ऊपर एक तो कंपनीज एक्ट 2013 तो लगेगा ही, बाय डिफॉल्ट लगेगा, क्योंकि कंपनी है। साथ ही साथ क्या लगेगा? साथ ही साथ लगेगा आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 भी लगेगा कंपनी के ऊपर। अच्छा, तो ये दूसरा एरो क्यों है? दूसरा एरो है क्यों? अब इसका कोई रीजन तो होगा, देखो क्या रीजन है। जो आपको एनबीएफसी होने की डेफिनेशन बताता है ना, क्या बताता है डेफिनेशन, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सो जो
एनबीएफसी होने की डेफिनेशन बताता है ना, वो कहाँ बताता है? वो आपको बताता है आरबीआई अमेंडमेंट, क्या? आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997। और केवल ये एक छोटी सी डेफिनेशन के लिए हमें आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997 पढ़ना है, बस। इसके अलावा नहीं पढ़ना। इसके अलावा हर जगह लगेगा आरबीआई एक्ट 1934। डन है इतनी बात? चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो मैं नोट्स के दर्शन करा देता हूं आप लोगों को एक बार। देखो यही चीज मैंने आपको बताई अभी अभी। क्या बताया मैंने बताया डेफिनेशन के लिए, किस चीज के लिए, कौन कौन सी कंपनीज को हम एनबीएफसी के अंदर जगह देंगे, कौन कौन सी कंपनीज को हम एनबीएफसी के अंदर जगह देंगे। वो कौन बताएगा? वो हमें बताएगा आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997 का सेक्शन नंबर 45 1F। 45 1F ऑफ द आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997 गिव्स द डेफिनेशन कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी को हम एनबीएफसी बोलेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। क्या कहता है, देखो एनबीएफसी का काम क्या होता है, पहले आप ये समझो। चैप्टर को पढ़ने से पहले ना हम ये समझते हैं कि एनबीएफसी का काम क्या होता है। तो क्या काम होता है एनबीएफसी का? एनबीएफसी का काम होता है, मेजर काम जो एनबीएफसी का होता है, एनबीएफसी वर्क कैसे करती है? एनबीएफसी करती है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एनबीएफसी एक्सवाईजेड एक कंपनी है। ये क्या करती है? या तो अपने इन्वेस्टर से, या तो अपने इन्वेस्टर से, या कुछ लोगों से। अब उनको हम इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं। एक पॉइंट पे बोल देते हैं इन्वेस्टर, और इन्हीं को बोल देते हैं हम डिपॉजिटर। क्या बोल देते हैं? डिपॉजिटर। इनसे क्या लेती है? इनसे लेती है फंड्स। इनसे क्या लेती है? इनसे लेती है फंड्स। अब इन फंड्स का क्या करती है? इन फंड्स को आगे करती है लेंड। इन लोगों को क्या करती है? लेंड करती है। अच्छा ठीक है, तो लेंड करती है, तो अब लेंड क्या करती है? इनको जब मनी देता है ना, तो उसके बदले में जो रिपेमेंट होता है, उसमें जो, उसमें क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। उसमें क्या करती है? ये इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब फॉर एग्जांपल यहां से डिपॉजिटर्स से जो पैसा लिया एनबीएफसी ने, उस पे जो इंटरेस्ट रेट एनबीएफसी उन डिपॉजिटर्स को देगी, वो देती है फॉर एग्जांपल 10%। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, हम मान लेते हैं कि 10% देती है। अब लेकिन वो इन्वेस्टर से रिकवर कितना करेगी? वो इन्वेस्टर से रिकवर करेगी फॉर एग्जांपल 14%। तो ये जो बीच का मार्जिन है ना 4% का, ये है प्रॉफिट ऑफ द एनबीएफसी, इनकम ऑफ द एनबीएफसी। इसमें से क्या करेगी? अपने सारे एक्सपेंडिचर को माइनस करेगी, उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद उसे मिलेगा प्रॉफिट। तो ये बेसिक मॉडल, ज्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे, एक बेसिक मॉडल जो एनबीएफसी का होता है ना, वो ऐसे वर्क करती है। डन है, चलो। अच्छा सर एक बात बता दो, आपने यहाँ पे इन्वेस्टर भी बोल दिया, आपने यहाँ पे डिपॉजिटर भी बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया? देखो इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि कुछ एनबीएफसी ऐसी होती है ना, जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज होती है। जो क्या होती है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। देखो आजकल ना स्टार्टअप का बड़ा चल रहा है। शार्क टैंक आपने सुना, आपने देखा होगा, सोनी टीवी पे शार्क टैंक भी आपने देखा होगा। तो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स का स्टेक होता है इक्विटी के अंदर। वो इक्विटी कंपनी है ना, तो इसके अंदर वो इक्विटी के बदले में पैसा डालते हैं। फिर वो पैसे को ये आगे लेंड करेंगे। क्या करेंगे? पैसे को आगे लेंड करेंगे, और इस लेंडिंग से जो इंटरेस्ट आएगा ना, एक इनकम जनरेट होगी। और फिर अगर इन्वेस्टर है कंपनी के अंदर, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है, दैट मींस इन्वेस्टर ने फंड कर रखा है। अच्छा, इन्वेस्टर ने फंड कर रखा है, तो इन्वेस्टर ने अगर फंड कर रखा है, तो इन्वेस्टर को चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी। जो उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ना, उस पे उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो इन्वेस्टर को चाहिए क्या? इन्वेस्टर को चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन डिपॉजिटर क्या? डिपॉजिटर इन्वेस्टर नहीं है, डिपॉजिटर का इक्विटी में कोई पार्ट नहीं है। नॉर्मल एग्जांपल जैसे आप बैंक में करते हो, आप बैंक में क्या करते हो? आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हो। फॉर एग्जांपल आपने सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है, आपने एफडी करा रखी है, तो आपने बैंक को पैसा दे दिया। आप क्या, आप इन्वेस्टर हो गए? नहीं 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 भाई, हम क्या हुए? अगर मैं एफडी करा रहा हूँ बैंक के अंदर, एक नॉर्मल पीएनबी बैंक के अंदर, मैं क्या करा रहा हूँ? मैं एफडी करा देता हूँ एक पीएनबी बैंक के अंदर। तो क्या मैं वहां पे इन्वेस्टर हो गया? नहीं, मैं वहां पे क्या हुआ? मैं हुआ डिपॉजिटर। मैं जिस दिन चाहूंगा अपना पैसा निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एफडी करा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल बैंक में एफडी कराता हूँ ना, तो उसी तरीके से वो हम क्या हुए? डिपॉजिटर हुए। लेकिन इन्वेस्टर इक्विटी के बदले में पैसा डालता है।
उसे चाहिए होती है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओआई चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। डिपॉजिटर को क्या चाहिए होता है? डिपॉजिटर को अपना पैसा प्लस इंटरेस्ट चाहिए होता है। डन है? चलो। सो हम क्या पढ़ रहे थे? हमने शुरू करा था, मैंने आपको शुरू करवाया था अभी, डेफिनेशन ऑफ कंपनीज जिनको हम एनबीएफ, ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिनको हम एनबीएफसी का दर्जा देंगे? तो कौन सी कंपनी जिनको हम एनबीएफसी का दर्जा देंगे? हर वो कंपनी जो एज पर आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997 के अकॉर्डिंग क्या क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्या होनी चाहिए? कंपनी होनी चाहिए। ठीक है जी। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी होनी चाहिए, इसको देखो अभी आगे हम पढ़ेंगे ना तो और समझ में आएगा। क्या? साथ ही साथ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग नहीं होना चाहिए, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसका, अच्छा आपने पढ़ा होगा ना, जब आपने आईपीसीसी में हो गया, आप सी आईपीसीसी में हो गया, सी इंटर में हो गए, तब आपने पढ़ा होगा कि यार आप जब भी कोई कंपनी रजिस्टर कराते हो ना, क्या कराते हो? जब भी कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं ना, तो उसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसको एमओए भी बोलते हैं। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एमओए। अच्छा, तो एमओए के अंदर ना क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, जैसे डोमिसाइल क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, इसी तरीके से ना एक ऑब्जेक्ट क्लॉज भी होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर हम ये लिखते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी ना का बिजनेस क्या है, किस बिजनेस के मोटिव से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। ये जब इनकॉर्पोरेट हो गई, अब ये कौन से ऑपरेशन करेगी, किस तरीके की वर्क, पर्पस क्या है कंपनी का, किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ये लिख रही है, एक कंपनी क्या लिख रही है? मैं मैन्युफैक्चरिंग के काम में इन्वॉल्व हुई हूँ। तो ये एमओए के अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर उसने लिखा हो मैन्युफैक्चरिंग, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी ये लिखती है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, मेरा बनने का, इनकॉर्पोरेशन होने का मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है कि मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करूंगी, मैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगी, तो उन कंपनी को हम कंसिडर कर सकते हैं एज ए एनबीएफसी। अच्छा ठीक है। ऐसे लिखने के लिए तो कोई भी कंपनी लिख सकती है कि मैं तो फाइनेंशियल एक्टिविटी करूंगी, तो एक चेक भी होना चाहिए ना कि एक्चुअल में क्या वो कंपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रही है या नहीं कर रही है, क्या एक्चुअल में वो कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रही है नहीं कर रही है। तो उसके लिए दो चेक है। क्या चेक है? पहले वो पढ़ते हैं। तो क्या चेक है? सबसे पहला तो है फाइनेंशियल एसेट, एक एक टेस्ट है हमारा फाइनेंशियल एसेट टेस्ट, एक है उस फाइनेंशियल एसेट से होने वाली इनकम का टेस्ट। इनकम का टेस्ट वो भी किससे? उस फाइनेंशियल एसेट से। अच्छा ठीक है। आप सबने एफआर के अंदर, जो आपका सीए फाइनल ग्रुप वन का सब्जेक्ट है एफआर, एफआर के अंदर आपने पढ़ा होगा एस इंडेस 109, इंडेस 32, ये आपने पढ़ा होगा ना। ये दिस एसे इंडेस इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक होता है ना कि हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक फाइनेंशियल एसेट होगा, एक फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी होगा। सो वही फाइनेंशियल एसेट जो हम वहां पढ़ते हैं ना, वही फाइनेंशियल एसेट की बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है। सो क्या कहते हैं? वो ये कहता है कि एक कंपनी, अगर टोटल एसेट, एक कंपनी का अगर टोटल एसेट ना, एक कंपनी के टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स का मतलब क्या है? देखो टोटल एसेट का मतलब क्या है? टोटल एसेट का मतलब है नेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं, मान लो 200, कंपनी के पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल हो गया, कोई पेटेंट हो गया, इस तरीके से 50 लाख रुपीस, टोटल एसेट इज 200 लाख रुपीस। और कंपनी के पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, मतलब पार्ट ऑफ दिस टोटल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास? कंपनी के पास फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एसेट्स है 100। अब हमें टेस्ट कैसे चेक करना है? तो हमें ऐसे चेक करना है कि नेट एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट्स कितने हैं। वी हैव 150 लाख रुपीस का इंटेंजिबल एसेट के बाद वाला टोटल एसेट। ठीक है। अब इस टोटल एसेट का अगर मोर देन, अगर इसका मोर देन 50% हमारा फाइनेंशियल एसेट निकला ना, तो उसका टेस्ट वन पास हो जाएगा एक फाइनेंशियल एक्टिविटी साबित करने के लिए। तो यहाँ पे कितना 100, अगर हम 150 का 50% देखें तो 75 लाख रुपीस। अगर 75 लाख रुपीस से ज्यादा का फाइनेंशियल एसेट हुआ ना नेट एसेट्स का, दैट मीन्स वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। उसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज करना। डन है। तो यहाँ पे 100 लाख था, दैट मीन्स ये टेस्ट वन पास कर दिया। अच्छा ठीक है। अब दूसरा टेस्ट भी क्या था? दूसरा टेस्ट ये था कि टोटल इनकम जितनी है ना,
जितनी टोटल इनकम है उस एनबीएफसी की, उस कंपनी की टोटल इनकम जितनी है ना, उसका मोर देन 50% आपका किससे आना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट से होने वाली इनकम का। मतलब फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एसेट आप ये मान लो उसने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। ये बहुत करती है। किसी कंपनी में उसने डिवेंचर होल्ड कर रखे हैं। आगे किसी कंपनी के अंदर डिवेंचर होल्ड कर रखे हैं। किसी लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज कर रखे हैं। तो उस इक्विटी शेयर या उस इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम, फाइनेंशियल एसेट से आने वाली इनकम, टोटल इनकम का मोर देन 50% होना चाहिए। तो वो टेस्ट 2 पास कर देगा। ठीक है? चलो। सॉरी, ये मोर देन इक्वल टू नहीं, मोर देन। ठीक है? सो क्या कहता है? ये कहता है कि 2 टेस्ट पास करा दो, हम तब मान लेंगे कि आपकी कंपनी का प्रिंसिपल बिज़नेस क्या है? फटाफट से बताओ। 2 टेस्ट क्या थे कि ये मान लेंगे कि आपकी कंपनी का प्रिंसिपल बिज़नेस क्या है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करना। अरे भाई, ऑब्जेक्ट क्लॉज़ में लिखा होना चाहिए ना फाइनेंशियल एक्टिविटी, हम मानेंगे कैसे लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटी? हम करेंगे टेस्ट। ठीक है? अब इंस्टीट्यूट कैसे मानता है आप सीए बनने के लिए कैपेबल हो नहीं हो? या आपको इंस्टीट्यूट अपनी मेंबरशिप दे दे? कैसे करता है? वो आपके एग्ज़ाम ले लेता है सीए फाइनल के। ठीक है? फिर आर्टिकलशिप के लिए आप एलिजिबल हो गए या नहीं हो गए, फाइनल में पहुंचने के लिए आप एलिजिबल हो गए, कैसे करते हैं? आईपीसीसी या इंटर का टेस्ट एग्जाम ले लेते हैं। तो इसी तरीके से ये मानने के लिए कि एक पर्टिकुलर कंपनी जिसको हम एनबीएफसी के दायरे में डाल रहे हैं, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी एक्चुअल में करती है नहीं करती है, उसके लिए है टेस्ट। टेस्ट नंबर 1 का नाम क्या है? टेस्ट नंबर 1 का नाम है कि टोटल एसेट नेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स का 50% से ज्यादा अगर फाइनेंशियल एसेट से है तो। देन और दूसरा, उस फाइनेंशियल एसेट से आने वाली इनकम इज मोर देन 50% ऑफ योर ग्रॉस इनकम या टोटल इनकम। चलो फटाफट से ये भी हो गया। इसके बाद क्या था? अब देखो, अब खत्म हो गया आपका आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997 समाप्त। इसके अलावा आपको कुछ नहीं बनना आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 1997 में। लेकिन शुरू होगी कहानी आरबीआई एक्ट 1934 की। आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन नंबर 45। हर चीज कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर 45 के अंदर ही लिखी हुई है। अगर आप जब भी एनबीएफसी का क्वेश्चन कर रहे हो एंड अपार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ना, कोट कर देना सिंपल। अरे यार देखो, आपको अपने आंसर को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है। एग्जामिनर को मजा आना चाहिए आपका आंसर पढ़ने में, तभी तो वो अच्छे मार्क्स देगा, तभी तो वो खुश हो जाएगा। तो छोटी मोटी चीजें भी नेग्लेक्ट कर दोगे ना तो वो मान जाता है, अगर आप ऐसी चीजें कोट कर दो तो। ठीक है? देखो, सेक्शन नंबर मैं कहूंगा अगर आप याद कर सकते हो तो आप पेपर में प्रेजेंट करके आना, इट गिव यू एन एक्स्ट्रा एज। हमेशा एक एक्स्ट्रा एज मिलती है अगर आप सेक्शन नंबर कोट करो। लेकिन इसके साथ एक बहुत ज्यादा बड़ा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? अगर सेक्शन नंबर गलत याद है ना, तो अगर आप कंफ्यूज हो थोड़े से भी एग्जाम के देने के टाइम पे कि यार इसका सेक्शन नंबर 168 भी हो सकता है, 167 भी हो सकता है, मैं क्या करूं, कोट कर दूं? नहीं, आप कोट मत करना। ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर 100% श्योर कि सेक्शन नंबर इसी चीज का, तभी कोट करना। ठीक है? चलो अब शुरू करते हैं। तो लेकिन इसमें तो आपको बहुत इजी, आरबीआई 1934 आप लिख सकते हो। तो एनबीएफसी का क्वेश्चन आया तो आप कोट कर देना एज पर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये प्रोविजंस है। अब क्या कहता है? प्रोविजन ये कहता है, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब एक सीरीज में हम चीजें पढ़ेंगे। जैसे सीरीज क्या है? रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, एक सीरीज। ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनबीएफसी क्या होते हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे? देखो एक बार मैं ना पढ़ा रहा हूँ। अब टाइप्स ऑफ एनबीएफसी के अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी, उसके अंदर स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या होती है, ये मैं आपके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। फिर एक प्रूडेंशियल नॉर्म्स। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चैप्टर ना 2 पार्ट में बटा हुआ है। मेन क्या है? एक एनबीएफसी को ये कंप्लायंस करना है। एक टॉपिक के एक एनबीएफसी को ये सारे कंप्लायंस करना है। अब ये सारे हम कंप्लायंस पढ़ रहे हैं। एक टॉपिक बनेगा कि बीइंग एन ऑडिटर व्हेन आई एम कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, तो मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी। अगर आपने ये पहला वाला पार्ट ढंग से कर लिया ना, एक एनबीएफसी को ये सारे कंप्लायंसेस करने, एक एनबीएफसी को ये सारे कंप्लायंसेस कर रहे हैं, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया ना, बिलीव मी गाइस, सेकंड वाला पार्ट की आप बीइंग एन ऑडिटर आप क्या क्या चीजें चेक करोगे, बहुत ईजी, एकदम फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने ये वाला पार्ट ढंग से कर लिया तो। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे प्रूडेंशियल नॉर्म्स मैं आपको बता रहा था, फिर एक आपने सुना होगा ना, आपने आपको पता होगा बैंक ऑडिट, जिन्होंने आर्टिकलशिप में अपने करा होगा, एनबीएफसी को ऑडिट करा होगा, भाई एनपीए बहुत ज्यादा है। तो वो भी यहाँ पे भी है। एनपीए क्या होता है, एनपीए का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, एनपीए के लिए प्रोविजंस कैसे बनाते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? फिर अब देखो, ये मैंने आपको बताया था ना, ये देखो क्या है, ये है ऑडिट प्रोसीजर। प्रूडेंशियल नॉर्म्स एसेट क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे? ऑडिट प्रोसीजर व्हेन कंडक्टिंग, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन आई एम कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, तो मैं ऑडिट एनबीएफसी का करूंगा कैसे, उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर बता। ठीक है? चलो
तो पहले आज के क्लास में हम ट्राई करेंगे कि भाई हम ये अपना मेजर पोर्शंस आज हम खत्म कर लें। तो देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन देता कौन है, वी हैव टू अप्लाई व्हेन वी आर वांट टू ऑब्टेन अ लाइसेंस ऑफ एनबीएफसी, वी हैव टू अप्लाई टू द आरबीआई कि भाई हमारा प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटी करना। टेस्ट मैंने आपको बताया ना, वही क्या क्या, जल्दी जल्दी रिकॉल करो, मैं नहीं बता रहा। अरे चलो बता देता हूँ प्यारे बच्चों, क्या है वो, ये है कि कोई भी कंपनी के अगर टोटल एसेट मतलब नेट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स का मोर देन 50% फाइनेंशियल एसेट से आता है, साथ ही साथ अगर उस फाइनेंशियल एसेट से आने वाली इनकम इज मोर देन 50% ऑफ अ ग्रॉस इनकम, तो ये दोनों टेस्ट पास होते ही हम क्या करेंगे, देखो दोनों टेस्ट पास करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, एंड। आपने इस चीज को ध्यान दिया ना, आपको पता है ना, जहां पे भी एंड अगर लिखा होता है दो कंडीशंस के बीच में, डेट मींस हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अच्छा, मैंने एक चीज छोटी सी छोड़ दी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, बस तो हो गया। फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, मैं बनी ही किस लिए हूं, मैं एक तो रिसीव करूंगी डिपॉजिट्स और फिर उन्हें लेंड करूंगी इन एनी मैनर। मैं क्या करूंगी, मैं डिपॉजिट रिसीव करूंगी, मैं कंपनी हूं, मेरा बिजनेस क्या है, डिपॉजिट्स लेना और आगे लेंड करना, आगे 14% की इंटरेस्ट रेट पे देना, पीछे 10% इंटरेस्ट रेट पे करना और रिसीव करना 14, 4% का मेरा प्रॉफिट। इस पे मैं करूंगी पूरा बिजनेस। तो मैं क्या हुई, मैं एक फाइनेंशियल एक्टिविटी करने वाली कंपनी हो गई। अगर मैं दोनों टेस्ट पास कर लिए तो मैं एनबीएफसी के लिए लायबल हो गई। अच्छा, लेकिन अभी एनबीएफसी नहीं, एनबीएफसी कब होगी, वो अब हम पढ़ रहे हैं। चलो पढ़ लेते हैं फिर फटाफट से एनबीएफसी को। बहुत सिंपल सा दो चीजों का टेस्ट है। क्या है, दो चीजें फुलफिल कर लो एनबीएफसी का लाइसेंस मिल जाएगा, दो चीजें फुलफिल कर लो एनबीएफसी का लाइसेंस मिल जाएगा। कंप्लायंस आगे चीजों पे करना है, वो कंप्लायंस है, लेकिन लाइसेंस मिलने के लिए दो चीजें, क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन, आप एप्लीकेशन दे दो एक आरबीआई को, एज पर आरबीआई 1934 सेक्शन 45 आईए के अकॉर्डिंग आप क्या करो, आरबीआई को बता दो कि भाई मैं कंपनी हूं, मैं एक एनबीएफसी बनना चाहती हूँ, मेरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, मैंने दो दो टेस्ट पास कर दिए। अब आप मुझे क्या दे दो, मुझे दे दो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप मुझे क्या दे दो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहीं कहीं नोट्स में आपको लिखा मिलेगा COR, कहीं कहीं आपको मिलेगा COR लिखा हुआ, डेट मीन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, डन है। ठीक है। अच्छा, जब ऑडिटर आएगा ना तब याद रखना, मैं बस बता रहा हूँ, वहां पे पढ़ेंगे। जब ऑडिटर आएगा ना तो वहां पे भी क्या चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखाओ, भाई मुझे अपना लाइसेंस दिखाओ अपना एनबीएफसी रन करने का। और अगर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, तो मुझे एप्लीकेशन आपने करी हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक कंपनी ने अभी एनबीएफसी बनने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, एनबीएफसी के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आरबीआई के पास अप्लाई करा हुआ है, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं आया। तो इन दैट केस, बीइंग एन ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कि उनको बोल दूं कि आप मुझे अपनी एप्लीकेशन की कॉपी दे दो। आपने कर रखा है ना, अप्लाई तो कर रखा है ना, आप मुझे उसकी कॉपी दे दो। चलो ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी नेट ओन फंड्स। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारी नेट ओन फंड्स वाली। एक सेकेंड, हाँ। सो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी नेट ओन फंड्स वाली। नेट ओन फंड्स, अपना लगाया हुआ पैसा, डिपॉजिटर्स का नहीं, अपना लगाया हुआ पैसा, इन्वेस्टर्स का लगाया हुआ पैसा, उसमें कितना होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए 10 करोड़ रुपीज। कितना होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए 10 करोड़ रुपीज। 10 करोड़ रुपए होगा तब मजा आएगा ना। लेकिन देखो पहले क्या लिमिट थी, पहले लिमिट थी ये 2 करोड़ रुपीज की। पहले कितनी लिमिट थी, 2 करोड़ रुपीज की लिमिट थी पहले, कितनी थी, 2 करोड़ रुपीज की लिमिट थी पहले। अच्छा, अब मैं एक चीज बता देता हूँ, देखो भाई, इसमें ना एक छोटी सी चीज है जो आपके लिए एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का एमसीक्यू बन सकता है इस पे, कितने का, 1 मार्क। 1 मार्क का आपका एमसीक्यू बन सकता है इस चीज पे। क्या बन सकता है, 1 मार्क का एमसीक्यू क्या बन सकता है। अच्छा ठीक है, हमने तो पढ़ लिया कि भाई नेटवर्क्स की कितनी होनी चाहिए लिमिट, लिमिट होनी चाहिए आपकी 10 करोड़ रुपीज की। लेकिन अभी भी तीन कंपनीज, कितनी कंपनी, तीन कंपनीज, 1 2 3, तीन कंपनीज ऐसी हैं, तीन एनबीएफसी ऐसी हैं जो अगर अभी भी ना 2 करोड़ की लिमिट अगर नेटवर्क फंड्स बनी बना के रखेंगे तो हम मान लेंगे ठीक है, हम कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अगर वो 2 करोड़ रुपए की लिमिट अभी भी बना के रख रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर वेरी ओके विद दैट। वो कौन सी कंपनी है, P2P लेंडिंग। P2P लेंडिंग मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग वाली कंपनी। एक A2A है, और एक ऐसी एनबीएफसी है जो ना तो पब्लिक फंड्स लेती है और ना उसका कोई कस्टमर इंटरफेरेंस है।
बस आपको समझना नहीं है, आपको यहाँ पे ना याद करना है, 3 चीज़ याद करनी है। ऐसी 3 कंपनीज़ हैं जिनका अभी भी नेट ओन फंड्स की जो लिमिट है ना, नेट ओन फंड्स इन्वेस्ट करने की, वो 2 करोड़ रुपीज़, बाकी सबकी 10 करोड़ है, ठीक है? अब ये कंपनीज़ अच्छे याद कर लेना, अभी आगे भी काम आएँगे, ठीक है? तो कौन-कौन सी कंपनीज़ है? वो सारी कंपनीज़ 3 कंपनीज़, वो सारी नहीं 3 कंपनीज़ कौन-सी? P2P लेंडिंग, ए टू ए, साथ ही साथ ऐसी कोई भी कंपनी जो पब्लिक फंड्स रिसीव नहीं करती और ना उसका क्या है, ना उसका है कस्टमर इंटरफेरेंस। क्या नहीं है? ना उसका कस्टमर इंटरफेरेंस है, ना वो पब्लिक फंड्स रिसीव करती है। चलो जी, ये भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। इसमें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टाइप्स ऑफ एनबीएफसी इसलिए बन जाता है क्योंकि स्केल बेस्ड रेगुलेशन आ गई है। बिकॉज ऑफ स्केल बेस्ड रेगुलेशन वाला नॉर्म ना, देखो इंस्टीट्यूट की बुक में ना, आप इंस्टीट्यूट की जो मटेरियल से पढ़ोगे तो थोड़ा सा अलग तरीके से है ये। तो मैंने इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में आपके लिए बना के रख दिया टू मेक यू योर अंडरस्टैंडिंग, टू मेक योर लर्निंग मोर कंफर्टेबल। आप इसमें थोड़ा सा कंफर्ट ले लोगे जब हम इसको चार्ट से करेंगे। तो क्या है, पहले ना एक एनबीएफसी को ना इन्होंने बांटा हुआ है एज पर 45 आईए ही पढ़ रहे हैं हम, आरबीआई 1934 ही पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ एनबीएफसी हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ एनबीएफसी के अंदर ना पहले जो भी एनबीएफसी रजिस्टर होगी विद आरबीआई, आरबीआई के बाद जब भी रजिस्टर होगी तो आरबीआई उसे 3 पॉकेट्स में डालेगा। 3 पॉकेट्स आरबीआई ने बना रखा है, उन 3 पॉकेट्स के अंदर आरबीआई उसे डाल देगा। पहली पॉकेट का नाम क्या है? पहली पॉकेट का नाम है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेंस और अदरवाइज इनटू डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। पहली पॉकेट का नाम क्या है? पहली पॉकेट का नाम है, जो कैटेगराइजेशन करने का तरीका है वो ये है, एक कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है या वो कंपनी डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है। क्या कंपनी है? या तो वो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी है या वो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एंड नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी। पहली पॉकेट। दूसरी पॉकेट क्या है? दूसरी पॉकेट है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बाय देयर साइज। बाय देयर साइज का मतलब इज टॉकिंग अबाउट एसेट साइज। किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहे हैं एसेट साइज के बारे में। अभी आप जब स्केल बेस्ड रेगुलेशन, अब ये टाइप ऑफ बाइफर्केशन आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप इसको बस एक ओवरव्यू ले लो, थोड़ा सा कंफर्ट ले लो, आपको जो मेन अंडरस्टैंडिंग और मेन लर्निंग करनी है ना, वो करनी है आपकी स्केल बेस की। और उसके लिए तो भाई मैंने आपके लिए एक बिल्कुल शानदार सी चीज बना रखी है, एकदम फटाफट से आपको याद हो जाए। इवन हाइलाइटेड भी मैंने कर रखा है, आपको फटाफट से एकदम देखो आप कैसे याद होएगा। आप भी बोलोगे क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलो जी, सो क्या है, एक बांटने का तरीका क्या था? डिपॉजिट एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। दूसरा क्या था? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बेस्ड ऑन देयर एसेट साइज इनटू सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। ये भी बाइफर्केशन का तरीका है, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। फिर एनी एक कैटेगरी होगी एनी काइंड ऑफ दीज एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? अगर वो क्या कर रही है, कंपनी ऐसी एक्टिविटीज कर रही है तो उनके नाम के अकॉर्डिंग एनबीएफसी उसको बांट दिया, ठीक है? नाम के अकॉर्डिंग एनबीएफसी उसको बांट दिया है। क्या नाम है? पहला एनबीएफसी का नाम है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, आईसीसी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, आईएफसी। अब देखो यहाँ पे ना आपको ज्यादा डीपली नहीं समझना, इनको समझने की ऐसा कोई आपको नीड नहीं है, आपको बस एक बार ओवरव्यू लेना है और बस एक बार पढ़ने के लिए है। एक बार एग्जाम से पहले बस रीड मार के चले जाना, अभी एक बार रीड मार के चले जाओ। जहां जहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम फोकस बहुत ज्यादा होगा, जिन पे क्वेश्चन एग्जाम ने बार बार पूछे हुए हैं, वो मैं आपके साथ 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 डिस्कस कर रहा हूँ। सो उसके लिए आप बिलीव कर सकते हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? साथ अब क्या पढ़ लिया हमने? आईसीसी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। एक हमने पढ़ ली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। एक हम पढ़ रहे हैं सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? हर वो कंपनी, हर वो एनबीएफसी जिसका एसेट साइज क्या, जिसका एसेट साइज आपका 500 करोड़ से ऊपर है, जिसका एसेट साइज 500 करोड़ से ऊपर है और वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कंपनी है, तो वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाएगी। कब? जब उसका एसेट साइज 500 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, ठीक है? एक क्या है, ये हो गया। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स कंपनी, जिसको क्या बोलते हैं? आईडीएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं आईडीएफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स कंपनी। एक है हमारा एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एक है क्या हमारा? एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। एक एनबीएफसी फैक्टर्स और एक पढ़ना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, एफसीएच, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। चलो जी, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल मुझे आपका पूरा पूरा टेंशन चाहिए इस तरह।
ठीक है? चलो, तो क्या है? स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या हुआ? अब ना जो भी एनबीएफसी का कैटेगराइजेशन करा जाएगा ना, हमने बना दिए 4 पॉकेट्स। हमने क्या बना दिए? 4 पॉकेट्स बना दिए। 4 पॉकेट्स का नाम पढ़ लो पहले। पहली पॉकेट का नाम है बेस लेयर, दूसरी का मिडल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। जो मेन लड़ाई रहेगी ना, जो मेन लड़ाई रहेगी वो रहेगी बेस लेयर और मिडल लेयर के बीच में। जो मेन लड़ाई रहेगी वो किसके बीच में रहेगी? वो रहेगी बेस लेयर एंड मिडल लेयर के बीच में। अपर लेयर और टॉप लेयर का बता देता हूँ, देखो। अपर लेयर होगा, बेसिकली अपर लेयर के अंदर आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? एसिड। देखो, जितना भी क्लासिफिकेशन है ना, मेन मेन क्लासिफिकेशन भले ही इन्होंने लिखा हुआ है एज पर एक्टिविटी भी करेंगे, एज पर परसीव्ड रिस्कीनेस भी करेंगे। हाँ, रिस्कीनेस के बेस पे करेंगे, वो बताऊंगा कैसे। लेकिन जो मेन हमारा बाइफरकेशन है ना, वो एसिड साइज के बेस पे। मेन बाइफरकेशन इज एसिड साइज। आपको पढ़ने के लिए मिलेगा नीचे की तीनों लेयर में ना कहीं एसिड साइज इन्वॉल्व है। रिस्कीनेस कहाँ इन्वॉल्व होगा? रिस्कीनेस इन्वॉल्व होगा व्हेन वी हैव टू कैटेगराइज द एनबीएफसी ना, बिटवीन टॉप लेयर एंड अपर लेयर। जब हमें एनबीएफसी को टॉप लेयर और अपर लेयर में डालने की बात आएगी ना, तब हमें डिस्कस करना पड़ेगा रिस्कीनेस को। लेकिन उससे नीचे की तीनों लेयर, जब हम वी आर कैटेगराइजिंग द थिंग बिटवीन बेस लेयर, अपर लेयर एंड मिडल लेयर ना, तब हम डिस्कस करेंगे उसकी साइज के बेसिस पे। एक्टिविटी के बेसिस पे भी कर सकते हैं। एक्टिविटी के बेसिस पे करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बेस लेयर एंड मिडल लेयर। एक्टिविटी मतलब उसका वो नेचर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, क्या वो डिपॉजिट लेती है या नहीं लेती है। वेदर द एनबीएफसी, वेदर द कंपनी इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डन है? चलो, सो फटाफट से पढ़ लेते हैं। एक बार ये वाली थ्योरी मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको। देखो, थ्योरी ना ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहता है? एनबीएफसी ने अपना फ्रेमवर्क को क्या कर दिया? रिवाइज कर दिया था। कब? 2020 22 अक्टूबर 2021 में अपना एनबीएफसी ने अपना कैटेगराइजेशन का जो बेसिस था उसको क्या कर दिया? फ्रेमवर्क को रिवाइज कर दिया। और यहाँ पे ना एनबीए आरबीआई ने ना 1 ईयर दिया था। क्या दिया था? 1 ईयर का वो दिया था, ट्रांजिशन पीरियड। 1 ईयर का ट्रांजिशन पीरियड दिया है। अच्छा, ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है आपको पता होता ना? कोई नई चीज आती है ना, तो उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए ना गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड देती है। गवर्नमेंट क्या देती है? टाइम पीरियड देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा व्हेन यू आर वाचिंग दिस क्लास, तो ये चीज हो चुकी है। पहले जो सीए का लोगो होता था वो ऐसा कुछ होता था। अब जो हो गया वो इस तरीके से, यहाँ पे ट्राई कलर का वो हो गया। तो जो मेंबर होते हैं इंस्टीट्यूट के, जो प्रैक्टिस इंचार्ज होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो लोगोस को यूज करते हैं। इंस्टीट्यूट कहता है आप हमारा ही लोगो यूज करोगे। अब ये वाले लोगो से यहाँ पे शिफ्ट करना है ना, स्टेशनरीज पे जितने विजिटिंग कार्ड होंगे, जितने आपके लेटर हेड्स होंगे, जो भी आपके जहाँ पे भी आपने चाहिए का लोगो यूज करो, अपनी वेबसाइट पे यूज कर रखा होगा सब कुछ पे। अच्छा, ये सब चीजें ना विजिटिंग कार्ड पे कैसे होगा, ईमेल्स पे कैसे लगाओगे, वेबसाइट पे कैसे लगाओगे, लेटर हेड्स पे कैसे लगाओगे, ये सब आपको ना पढ़ने के लिए मिलेगा प्रोफेशनल एथिक्स के लिए। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए प्रोफेशनल एथिक्स की क्लास ला रहा हूँ। पूरा प्रोफेशनल एथिक्स मैं आपको यूट्यूब पे कवर कराने वाला हूँ विद हैंड रिटन नोट। सबसे बढ़िया चीज क्या है? हैंड रिटन नोट। आपकी बहुत मेहनत बचा देता हूँ मैं हैंड रिटन नोट से। एंड ट्रस्ट में आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स। ठीक है? चलो, सो इंस्टीट्यूट ने क्या बोला? आपको हम दे रहे हैं 1 ईयर। क्या दे रहे हैं? आपको हम दे रहे हैं 1 ईयर, कि आप अपनी सारी स्टेशनरीज पे जहां जहां आप लोगो यूज कर रहे हो, आप उस लोगो से इससे यहाँ पे शिफ्ट करें। 1 साल दे रहे हैं। ठीक है? तो इसी चीज को बोलते हैं हम ट्रांजिशन पीरियड। तो अब जैसे एनबीएफसी का फ्रेमवर्क या कैटेगराइजेशन में क्या आया? डिफरेंस आया, फर्क हो गया ना, कि पहले जो फ्रेमवर्क था और अब जो फ्रेमवर्क है वो अलग अलग है। उसके लिए आरबीआई ने क्या बोला? हम आपको दे रहे हैं 1 ईयर कैटेगराइजेशन के लिए। तो यहाँ पे आरबीआई ने 22 अक्टूबर 2022 तक का टाइम दिया था क्लासिफिकेशन को एज पर द नए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग करने के। ठीक है? उस बेसिस पे वो क्या अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट और प्रूडेंशियल रेगुलेशन भी कर ले। चलो, अब पढ़ते हैं कि भाई बेस लेयर, मिडल लेयर, पर लेयर और टॉप लेयर में क्या क्या आता है। अच्छा, उससे पहले ना मैं एक बार खुद से थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, टॉप लेयर जनरली रहती है क्या? एम्प्टी। टॉप लेयर इज जनरली एम्प्टी। अच्छा, तो फिर टॉप लेयर बना क्यों रखी है सर? रुको रुको भाई, बता रहा हूँ मैं सब कुछ, वेट करो ना। फिर अपर लेयर के अंदर जो टॉप 10 एनबीएफसी रहेंगी ना, वो अपर लेयर के अंदर आती हैं। टॉप 10 एनबीएफसी। टॉप 10 कैसे पता चलेगा सर? ये तो बताया नहीं आपने। अरे बता रहा हूँ, रुको ना।
अभी तो बोला एमटी क्या होगा, फिर एमटी क्यों है ये भी बताऊंगा, टॉप 10 है कैसे होगी ये भी बताऊंगा, वेट करो। फिर मिडल लेयर है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो भीड़ रहेगी ना वो रहेगी मिडल लेयर के अंदर। जनरली अगर मिडल लेयर की बात करें तो यहाँ पे रहती है सारी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, प्लस जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से ऊपर, जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से ऊपर है ना, वो सारी एनबीएफसी मिडिल लेयर में रहेंगी। अच्छा सर, तो फिर बचा क्या बेस लेयर में, क्या अरे बेस लेयर में बचा ना, बेस लेयर में आपका बचा नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, और जिनका एसेट साइज प्लस प्लस प्लस, और नहीं प्लस, जिनका एसेट साइज इज लेस देन 1000, जिनका एसेट साइज इज लेस देन 1000 करोड़। ये तो एक जनरल चीज हो गई, मतलब आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना स्केल बेस्ड रेगुलेशन में, तो आप बस ये चार चीजें समझ लो। अच्छा, ये मैंने बोला ना टॉप 10 एनबीएफसी, ये टॉप 10 भी बेस्ड ऑन द एसेट साइज, बेस्ड ऑन द एसेट साइज है, जो टॉप 10 एनबीएफसी होंगी वो अपर लेयर के अंदर आती है। लेकिन अभी हमने यहाँ पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो एनबीएफसी का बाइफरकेशन है ना, इज बेस्ड ऑन देयर रिस्क, साइज एंड एक्टिविटी, बेस्ड ऑन देयर रिस्क, एक्टिविटी एंड साइज। एक्टिविटी, डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट, जैसे अभी बता दिया मैंने आपको कि अगर डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी है तो कहाँ आएगी, बेस लेयर, मिडिल लेयर में। लेकिन अगर नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी है तो कहाँ आएगी, वो आएगी बेस लेयर में, सब्जेक्ट टू उसका एसेट साइज 1000 करोड़ से नीचे होना चाहिए। ठीक है। फिर साइज, ये बात कर ली एक्टिविटी, अच्छा साइज की भी बात कर ली, अगर एसेट साइज इज मोर देन 1000 करोड़ रुपीज तो कभी भी बेस लेयर में नहीं आएगी, हमेशा मिडिल लेयर या अपर लेयर में आएगी। ठीक है। रिस्कीनेस, अब रिस्कीनेस रह गया, देखो भाई, अगर इन टॉप 10 एनबीएफसीज में अगर आरबीआई को लगता है ना, किसको, आरबीआई को अगर लगता है, क्या लगता है, आरबीआई को अगर लगता है कि भाई इसका तो रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की हो रही है एनबीएफसी, जो रिस्क का रेशियो है ना इस कंपनी का बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या बोलेगा, अरे भाई यहाँ से निकल, यहाँ जा, एकदम उस कंपनी को कहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, टॉप प्लेयर में। ये तो हो गया जनरल। तो क्या बताया मैंने आपको, फटाफट से बताओ मुझे, क्या बताया मैंने आप लोगों को, मैंने बताया कि भाई जो ये बेस स्केल बेस लेयर का बाइफरकेशन है ना, ये कैसे बना है, ये बना है साइज के बेसिस पे, एसेट साइज के बेस पे, ये बना है आपका एक्टिविटी के बेस पे, एक्टिविटी मतलब डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, साथ ही साथ ये बना है रिस्कीनेस, परसीवेंस रिस्क के बेसिस पे। तो रिस्क का बाइफरकेशन कैसे पता चलेगा, वैसे तो टॉप 10 एसेट साइज वाली कंपनी का आएंगी, हमेशा आएंगी आपकी पर लेयर में, लेकिन अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि भाई रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमें तो इसे अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो हम इसे कहाँ डाल देंगे, हम इसे एकदम डाल देंगे टॉप लेयर में, ऑल्दो टॉप लेयर विल बी एम्प्टी, लेकिन अगर रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया टॉप 10 कंपनीज को, तो हम इसे टॉप लेयर में डाल देंगे। चलो जी, ये भी हो गया। फिर साइज के अकॉर्डिंग, मोर देन 1000 करोड़ से अगर एसेट साइज आपका है तो आप कभी बेस लेयर में नहीं होगे, आप हमेशा कहाँ होगे, आप आओगे हमेशा मिडिल लेयर में। डन है। फिर अगर आप नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी हो, आपका एसेट साइज भी 1000 करोड़ से नीचे, तो हमेशा आप कहाँ होंगे, बेस लेयर में। इतना आ गया, चलो एक जनरल चीज हो गया, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बेस लेयर के बारे में, वैसे मैंने आपको बता दिया। दिस लेयर कंप्राइजेस ऑफ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी बिलो एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़ रुपीज, बिलो एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़ रुपीज। अगर आप एनबीएफसी कौन सी हो, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हो, साथ ही साथ अगर आपका एसेट साइज 1000 करोड़ से नीचे है ना, तो आपको जगह कहाँ मिलेगी, तो आपको जगह मिलेगी हमारे बेस लेयर में। साथ ही साथ कुछ ऐसी एनबीएफसी जिनको बोल दिया कि क्या आपकी जगह कहाँ पे, आपकी जगह हमेशा बेस लेयर में, रिस्पेक्टिव आपका एसेट साइज, रिस्पेक्टिव आपका मतलब एक्टिविटी, डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट। तो वो कौन सी कंपनी है, देखो अभी हमने पढ़ा था ना, हमने फटाफट से रिकॉल करो, मैं छुपा लेता हूँ, मैं छुपा लेता हूँ, ये नहीं दिखाता हूँ मैं आपको, क्या, फटाफट से रिकॉल करो, फटाफट से क्या रिकॉल करना है, बेसिक रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कंडीशन थी, रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशन थी आपकी क्या थी, फटाफट से बताओ यार, जल्दी सोचो, ऐसे मत करो, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, अच्छा अच्छा अच्छा, पास हो, आराम से सुनो। क्या मैंने बताया था, मैंने ये बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि भाई, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट इज आपको अप्लाई करना है आरबीआई को कि भाई हम एलिजिबल हो गए एनबीएफसी के लाइसेंस के लिए, तो आप हमें क्या दे दो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दो। अच्छा ठीक है, एक तो हो गई, अब इंपॉर्टेंट वाली बताओ, जल्दी बताओ, क्या थी, वो ये थी कि अगर आपका नेट
ओन फंड्स आपके कितना होने चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका नेट ओन फंड्स कितना होना चाहिए, 10 करोड़। जो पहले कितना था, 2 करोड़। लेकिन तीन ऐसी कंपनीज हैं जिनको अभी भी 2 करोड़ की लिमिट बताई। वो इंपॉर्टेंट है, क्या है? पी टू पी, पीयर टू पीयर, ए टू ए। एक एक ऐसी एनबीएफसी जो फंड रिसीव नहीं करती और जिसका कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं है, वो तीन कंपनीज भी थी। अब मैं यहाँ पे वो रिवाइज क्यों करा रहा हूँ, कुछ तो सोचो। मैंने आपको बताया था ना तब भी, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अभी पढ़ लो, ये फिर से आएगा। तो कॉमन है, 2 करोड़ नेट ऑन फंड्स हो गए ना, वही वाली सारी कंपनीज हमेशा क्या रहेंगी, वो हमेशा बेस लेयर में रहेंगी, इररिस्पेक्टिव डिपॉजिट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज। चलो जी। सो देखो, वो एनबीएफसी जो क्या है, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे यूज होती है। साथ ही साथ अकाउंट्स एग्रीगेटर ए टू ए, अकाउंट्स एग्रीगेटर, और नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग कंपनी भी इसके अंदर आ गई। साथ ही साथ वो एनबीएफसी जो नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स है, और जिसका कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं, जिसका कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं है, वो सारी एनबीएफसी कहाँ आएंगी, आपकी बेस लेयर में। तो बेस लेयर के लिए आपके बन गई, अभी बन गई पांच, पांच एनबीएफसी। मुझे फटाफट से बताओ, तो तीन तो हमें ऐसी याद है, पी टू पी, ए टू ए, और ऐसी कंपनी जो पब्लिक फंड्स नहीं लेती, साथ ही साथ जिसका कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं। ए टू ए मतलब अकाउंट्स एग्रीगेटर, पी टू पी मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म यूज करने वाली। साथ ही साथ ऐसी नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी जिनका एसेट साइज बिलो 1000 करोड़ है। जैसी ही 1000 करोड़ से ऊपर गया, वेदर डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, वेदर नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, एकदम कहाँ आ जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़ और अबव, 1000 करोड़ और अबव होते ही आप नॉन डिपॉजिट भी हो, तो क्या हुआ, हम तो भाई आपको मिडिल लेयर में ही लेके जाएंगे। ठीक है जी, इतना हो गया। ओके ओके ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज आप कमेंट छोड़ो कि भाई हमको समझ में आ रहा है, भैया मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, देखो सर वाला फंडा नहीं है, भैया वाला फंडा है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो एकदम अगर आपको समझ में आ रहा है ना, अभी पहले जाओ, अभी 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 रोको, 1 सेकंड लगेगा, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करो कि हाँ भाई मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, चलो। ठीक है, सो अब पढ़ रहे हैं, हमने बेस लेयर पढ़ लिया ना, अब हम पढ़ रहे हैं एक, भी एक चीज और है, पांच तो हमने पढ़ ली कि ऐसी क्या क्या पांच पढ़ी, पी टू पी, ए टू ए, ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें कंपनी फंड रिसीव नहीं करती कस्टमर से, साथ ही साथ कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं है। एक और क्या था, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंस होल्डिंग, एफ एच सी, नॉन ऑपरेटिंग एफ एच सी। साथ ही साथ ऐसी कोई भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ से नीचे। जैसे ही उसका 1000 करोड़ से ऊपर हुआ ना, एकदम कहाँ फेंकेंगे, एकदम फेंकेंगे मिडिल लेयर। अच्छा, अभी एक और कंपनी है पांच के साथ, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सी कंपनी है, वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। चलो पहले एक बार फटाफट से मिडिल लेयर पढ़ लेते हैं। देखो मिडिल लेयर इंपॉर्टेंट है, मिडिल लेयर और बेस लेयर इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आपको याद, ऐसा कुछ करना नहीं है। मैं जो याद करना था उन दोनों में मैंने आपको बता दिया, ऑल दो टॉप लेयर मैंने आपको बता दी थी क्या होती है। चलो पहले टॉप लेयर, फट से हम आपके साथ क्या करता हूँ, मैं आपके साथ खत्म कर देता हूँ टॉप लेयर। क्या कहता है टॉप लेयर, टॉप लेयर कहता है दिस लेयर इज आइडली रिमेन एम्प्टी। मैंने आपको बताया था ना, देखो मैंने आपको लिख के बताया था भाई ऐसे मत करो, मैंने आपको नोट्स पढ़ाने से पहले पहले बता दिया, याद है मुझे। ठीक है, ये मत बोल देना कि भैया आपको तो याद ही नहीं है। ठीक है, सो क्या था, दिस लेयर रिमेन्स ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा तो ये एम्प्टी रहती है, लेकिन इफ आरबीआई, अगर आरबीआई को लगता है, क्या लगता है, अगर आरबीआई को लगता है, इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क, अगर आरबीआई को लगता है कि किसी पर्टिकुलर एनबीएफसी, किसी क्या, अपर लेयर वाली एनबीएफसी, देखो लिखा हुआ ना स्पेसिफिक है, अपर लेयर के अंदर होती है टॉप 10 एनबीएफसी बेस्ड ऑन देयर एसेट साइज। इंडिया के अंदर जो टॉप 10 एसेट साइज वाली कंपनीज होंगी ना, वो सारी अपर लेयर के अंदर आएंगी। ठीक है, तो अगर आरबीआई को लगता है कि पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क बढ़ रहा है किसी अपर लेयर वाली कंपनी में, तो कहां फेंको उसको, उठा के फेंको टॉप लेयर में, तो इट विल शिफ्टेड सच एनबीएफसी टू द टॉप लेयर। चलो, अब ये भी खत्म हो गया, बेस लेयर भी खत्म हो गया। तो देखो, पहले चलो ये भी निपटा देंगे, थ्योरी है, ये वाला थ्योरी है आपके लिए, मिडिल लेयर वाला क्या थ्योरी। इसमें बस आपको क्या याद रखना, आपको मेन याद रखना है ये, दैट द टॉप 10 एनबीएफसी इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट साइज विल ऑलवेज रिजाइड इन अपर लेयर, बेस्ड ऑन देयर टॉप 10 एसेट साइज वाली कंपनी जो इंडिया के अंदर होंगी ना, वो हमेशा कहाँ रहेंगी, वो हमेशा उनका दर्जा कहाँ पे रहने का, अरे भाई टॉप 10 है तो अपर लेयर के अंदर, टॉप में नहीं, अपर लेयर में आएंगे। टॉप में कब आएंगे, टॉप में आएंगे जब रिस्क भी बहुत ज्यादा, सिस्टमैटिक रिस्क, पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क एज पर द आरबीआई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अपर लेयर वाली कंपनी को कहाँ उठा के फेंक देंगे, अपर लेयर वाली कंपनी को फटाफट से उठा के फेंक देंगे कहाँ, टॉप लेयर में।
ठीक है, चलो इतना हो गया। अब करते हैं अपर लेयर खत्म। अपर लेयर क्या कहता है? अपर लेयर कहता है दिस लेयर कंप्राइजेस ऑफ ऑल एनबीएफसी एक्सेप्ट फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर एसपीडी। देखो यहाँ आपको ना यहाँ पे नाम याद करना है, आईडीएफ एंड गवर्नमेंट एनबीएफसी। कौन कौन सी तीन एनबीएफसी को आपको इसमें नहीं रखना। आपकी टॉप 10 एसेट साइज कंपनी भले ही हो, लेकिन तीन एनबीएफसी को आप कभी यहाँ पे नहीं रखोगे। एक तो एसपीडी, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर, प्राइमरी छोटा प्राइमरी डीलर, ठीक है। एक गवर्नमेंट कंपनी और एक आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स कंपनी। देखो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में क्या बोलता है गाइडलाइन, आरबीआई का गाइडलाइन ये बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पे चार है, मैं बता रहा था ना, हमने यहाँ पे पांच याद कर ली। पांच क्या कहती है, एक बार फटाफट से रिकॉल करो यार, पहले पहले फटाफट से देखो यार, पढ़ने का तरीका यही होता है, आप रिकॉल करते रहो बार बार, सबको याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। मैं भी ऐसे ही पढ़ता था। पी टू पी, ए टू ए। ए टू ए क्या, अकाउंट्स एग्रीगेटर। एक क्या, ऐसी कोई भी कंपनी जो पब्लिक फंड्स नहीं लेती और कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं है, एक तो ये हो गया। साथ ही साथ एक कोई भी ऐसी कंपनी जो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एफएचसी है, फाइनेंस होल्डिंग कंपनी है। प्लस ऐसी कोई भी कंपनी जो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी है। साथ ही साथ, जितना जल्दी जल्दी, साथ ही साथ क्या, साथ ही साथ जिसका एसेट साइज इज लेस देन 1000 करोड़। चलो, पांच हो गई। अब इसको पांच को कर देते हैं प्लस वन। प्लस वन क्या हुई, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट एनबीएफसी, गवर्नमेंट एनबीएफसी या कहाँ हो सकते हैं। गवर्नमेंट एनबीएफसी का दर्जा क्या है, देखो एमसीक्यू में फंस गया ना तो याद रखना। अगर एमसीक्यू ने पूछा, एमसीएम ने पूछा कि गवर्नमेंट कंपनी कहाँ जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी जाएगी, ऑप्शन ए इज योर बेस लेयर, ऑप्शन बी इज योर मिडल लेयर, ऑप्शन सी इज योर पर लेयर, ऑप्शन डी इज योर बोथ ए एंड बी। ए एंड बी के अंदर क्या था, बेस एंड मिडल लेयर, तो हमेशा भाई डी याद कर, डी करके आना, टिक याद कर लो बिल्कुल। गवर्नमेंट कंपनी कहीं भी जा सकती है, बेस लेयर में भी और मिडल लेयर। अगर पेपर में आ गया ना तो आना दोबारा से इस वीडियो पर कमेंट करके जाना। चलो ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी हमेशा बेस लेयर और मिडल लेयर में रहेगी, इस वजह से कभी वो अपर लेयर में नहीं, याद हो गया। फिर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को भगाओ भाई, अपर लेयर से भगा दो फटाफट से भगा दो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स वाली कंपनी को भगाओ। इसके अलावा टॉप 10 एसिड साइज वाली कंपनी हमेशा कहाँ रहेंगी, अपर लेयर में। अब बची हुई जितनी कंपनीज है ना, इसके अलावा बची हुई जितनी कंपनीज है, वो कहाँ आएंगी हमेशा, वो आएंगी हमेशा और हमेशा आपकी मिडल लेयर के अंदर। तो एक चीज बता दूं मैं फटाफट से आपको, देखो क्या चीज बता देता हूँ। एसपीडी को इन्होंने कहाँ डाल दिया, एसपीडी को डाल दिया इन्होंने मिडिल लेयर के अंदर। अब ऊपर दर्जा नहीं है, नीचे दर्जा नहीं है, तो कहाँ मिलेगा ना, तो अपर लेयर में इसको भगा दिया, बेस लेयर में बात हुई, तो कहाँ जाएगी, जाएगी मिडिल लेयर में। आईडीएफ भी कहाँ जाएगी, मिडिल लेयर में। फिर एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, फटाफट से बताओ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी किसको कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, यू हैव 10 सेकंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जिसने बता दिया तो भाई उसे तो समझ में आ रहा है, जिसे नहीं बताया एक बार बता रहा हूं, दोबारा समझ लो। कौन सी होती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हर वो कंपनी जिसका एसेट साइज इज मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ रुपए। देखो मैंने लिखवाया अभी तक, जिसका एसेट साइज कितना है, मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़ रुपीज, उसको क्या बोलते हैं, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहाँ आएगी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आएगी आपकी यहाँ पे। फिर नॉन ऑपरेटिंग कहाँ थी, नॉन ऑपरेटिंग थी बेस लेयर में, नॉन ऑपरेटिंग एफ एच सी। लेकिन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग की बात नहीं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आएगी यहाँ पे आएगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यहाँ पे आएगी। और एक कंपनी कौन आएगी, देखो गवर्नमेंट बताया था ना, गवर्नमेंट कहाँ जाएगी, या तो बेस में या तो अपर में। इसके साथ साथ डिपॉजिट टेकिंग कंपनी का आएगी, डिपॉजिट टेकिंग कंपनी हमेशा आएगी आपकी अपर लेयर में, मिडिल लेयर में सॉरी, आपकी हमेशा कहाँ आएगी, मिडिल लेयर में आपकी क्या आएगी, डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। साथ ही साथ अगर आपकी नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी भी है, जो बेस लेयर में आनी चाहिए, लेकिन अगर उसका एसेट साइज 1000 करोड़ रुपीज या उससे ऊपर हो गया, तो कहाँ डाल देंगे, उसे बोल देंगे भैया फटाफट से चले जाओ। आपका दर्जा कहाँ पे, आपकी सीट कहाँ लगाई है, आपकी सीट लगाई है हमने मिड लेयर। ठीक है, तो अब फटाफट से रिकॉल करते हैं। देखो एक बाइफरकेशन का कैटेगराइजेशन का तरीका पहले था, लेकिन 22 अक्टूबर 2001 2021 से हमने उसको चेंज कर दिया। आरबीआई ने बोला नहीं नहीं नहीं, पुराना हो गया, नया लेके आएंगे, नया लेके आएंगे। नया क्या लाए, स्केल बेस रेगुलेशन लेके आए। स्केल बेस रेगुलेशन में क्या है, चार पॉकेट्स हैं। पहली पॉकेट का नाम क्या है, पहली पॉकेट का नाम है बेस लेयर, जो सबसे नीचे है। उसके अंदर क्या है, छह कैटेगरी, हमें छह चीज याद करनी है बस, इसके अलावा हमें कुछ याद नहीं करना। उसके ऊपर आती है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर में तो बहुत सारी चीजें हैं, आराम से याद करेंगे। तो लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या, अपर लेयर। अपर लेयर, अपर लेयर के ऊपर टॉप लेयर। टॉप लेयर वैसे तो होती है खाली, लेकिन टॉप लेयर के अंदर अगर कोई भी अपर लेयर वाली कंपनी जिसका एसेट पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क एज पर द, देखो कीवर्ड क्या है यहाँ पे, योर कीवर्ड इज पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क। कीवर्ड क्या है,
पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क एज पर द आरबीआई, अगर अपर लेयर वाली किसी कंपनी का बढ़ जाता है तो आरबीआई क्या बोलेगी, चल भाई निकल। अब तू अपर लेयर में नहीं, अब तू कहां जाएगी, अब तू रहेगी टॉप लेयर। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कंपनी, अब पढ़ते हैं अपर लेयर। अपर लेयर क्या कहता है, अपर लेयर का मेन कीवर्ड क्या है, अपर लेयर का मेन कीवर्ड इज योर टॉप 10 एसेट साइज वाली कंपनीज, एसेट साइज वाली एनबीएफसी, ऑल डिपॉजिट टेकिंग। ये कोई याद रखना, ऑल डिपॉजिट टेकिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट टेकिंग हो, नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी हो, अगर उसका एसेट साइज इज मोर देन टॉप 10 वाला, मोर देन नहीं है, कुछ भी यहाँ पे लिमिट नहीं है। अगर उसका एसेट साइज क्या, टॉप 10 वाला एसेट साइज है, तो हमेशा कहाँ डालेंगे, अपर लेयर में। लेकिन अपर लेयर की क्या बोलते हैं, तीन कंपनीज को तो हम अपर लेयर में रखेंगे नहीं, सीट ही नहीं लगा रहे यहाँ पे। इसकी सीट कहाँ है, इसकी सीट है मिडिल लेयर में। कौन कौन सी, एसपीडी। अरे हम एक बचपन में देखते थे ना, एक आपके टाइम पे शायद, अगर आप मेरे साथ वाले हो या मेरे से थोड़े छोटे हो शायद नहीं होगा, बचपन में ना कार्टून नेटवर्क पे आता था एसपीडी। अब मैं फुल फॉर्म भूल गया उसकी, चलो छोड़ो। इस एसपीडी की फुल फॉर्म याद कर लेते हैं। इस एसपीडी की फुल फॉर्म क्या थी, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर एसपीडी, इसकी जगह कहाँ नहीं है, इसकी जगह अपर लेयर में नहीं, इसको कहाँ डालो, मिडिल लेयर में डालो। चलो, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स प्लस एक और बहुत बढ़िया कंपनी, कहा, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो एक कंपनी है जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से हमें याद करना पड़ा, बेस लेयर में 5 से अब 6 हो गई। क्या हुआ, गवर्नमेंट कंपनी आपकी बेस लेयर में भी हो सकती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनी आपकी कहाँ हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी आपकी मिडिल लेयर में भी आ सकती है। डन हो गया, हो गया। सिंपल है, अपर लेयर खत्म हो गया। अपर लेयर वाला अब करते हैं हम पहले बेस लेयर। बेस लेयर में अपने को 5 कंपनी याद करनी, क्या क्या 5 कंपनी याद करनी, पी टू पी, पी टू पी लेंडिंग कंपनी आपकी, पीयर टू पीयर लेंडिंग हमेशा कहाँ आएगी, बेस लेयर में आएगी। अकाउंट्स एग्रीगेटर हमेशा कहाँ आएगा, आपका अकाउंट्स एग्रीगेटर आएगा बेस लेयर में। नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी कंप्राइजेस, जिसका एसेट साइज, कंडीशन क्या है, जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ से नीचे, जैसे ही ऊपर हुआ 1000 करोड़ हुआ तो भाई तुम तो गए, तुम्हारी सीट हम यहाँ से निकाल देंगे इस क्लासरूम से। इसकी कौन सी क्लासरूम में डाल देंगे, हमारी हम तुम्हारी क्लासरूम से डाल देंगे, आप बेस लेयर वाले क्लासरूम से शिफ्ट कर देंगे तुम्हें मिडिल लेयर वाले क्लासरूम में। चलो, ये भी हो गया। इसके साथ साथ क्या था, इसके साथ साथ ऐसा कोई भी एनबीएफसी जो क्या करता है, जो फंड रेज नहीं करता ना, कस्टमर इंटरफेरेंस है, उसको भी हम कहाँ रखेंगे, उसको रखेंगे हम बेस लेयर में। डन है। इसके साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एफएचसी, फाइनेंस होल्डिंग कंपनी कहाँ आएगी, ये आएगी हमेशा बेस लेयर में। इसके अलावा वाली सारी कंपनीज आप कहाँ डाल दो, आप अपर लेयर, मिडिल लेयर में डाल दो। ऑल्दो आप याद मत करो, बस मेन चीज याद करना है, डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, और ऊपर की तीन जो हटाई थी, कौन, एसपीडी हटाई थी हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स कंपनी हटाई थी हमने, और क्या हटाया था हमने, गवर्नमेंट कंपनी हटाया था। वो कहाँ आएगा, वो आएगा हमेशा मिडिल लेयर में। साथ ही साथ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का अब मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। अब आप कमेंट सेक्शन में डाल के बताओ कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की कंडीशन क्या होती है, कौन सी कंपनी को हम कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहेंगे। फटाफट से कमेंट करो, अभी कमेंट करो जाके। अरे इतनी मेहनत से देखो, इतनी देर से पढ़ा रहा है आपका भाई। ठीक है, कमेंट करो फटाफट से, और लाइक नहीं करा ना, फटाफट से कर दो। अगली क्लास अपलोड नहीं करूंगा, लाइक नहीं करोगे तो। कर दूंगा, चलो ठीक है। ठीक है, एक छोटी सी थ्योरी थी, थ्योरी हमने पढ़ ली ना। पहले फ्रेमवर्क ऐसा था, नया वाला फ्रेमवर्क ऐसे हो गया 22 अक्टूबर 2000 में। आपको यार, आपको नहीं याद करना डेट, मैंने लिख दिया है, इग्नोर कर। अरे अगर याद हो रहा है तो कर लेना ना, इग्नोर क्या कर देना, हर चीज थोड़ी माननी है। तो इसके साथ साथ 1 साल दिया था ट्रांजिशन के। चलो, एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, आज की क्लास करते हैं फिर समाप्त। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एनबीएफसी को आगे कवर करेंगे, एंड मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा प्रूडेंशियल नॉर्म, साथ में एसेट क्लासिफिकेशन करने का तरीका। सो क्या है, तो क्या चीज है, वो चीज ये है कि भाई एनबीएफसी और बैंक के बीच में फर्क क्या है। तो सोचो, क्या आपको लगता है कोई ऐसा बैंक है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, कोई ऐसा बैंक आपके आस-पास, आपकी सिटी में, आपके टाउन में, आपके स्टेट में, आपकी कंट्री में ऐसा कोई बैंक है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, जहाँ पे आप जाके सेविंग अकाउंट या एफडी नहीं खोल सकते? सोचो, 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 सोचो। नहीं ना, ऐसा कोई होता नहीं। लेकिन इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि ऐसी एनबीएफसीज होती हैं जो एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और जो नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग भी कंपनीज होती हैं, जिन पे जो केवल इन्वेस्टर के भरोसे चल रही है। तो एक बेसिक डिफरेंस तो हो गया दैट ऑल बैंक्स हैव कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है सारे बैंक्स, लेकिन ऐसी एनबीएफसी हो सकती हैं जो डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनीज हो सकती हैं। पहला वाला हो गया। कितना इजी था ना यार, देखो कितना इजी बना रखा है मैंने आपके लिए, सब समझा दिया मैंने आपको। ऐसा एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट, जो मैं बता रहा था आपको, कुछ एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट
लेकिन कुछ एनबीएफसी कर सकती है, लेकिन बैंक हमेशा आपके करते करते हैं। यहाँ लिख देना। चलो, फिर एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एनबीएफसी का ना कोई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम नहीं होता, और ये चेक्स इशूज नहीं कर सकते। जैसे बैंक में तो क्या करते हो, आपने किसी से पैसे लेना है, आपको किसी को पैसे देना, तो आप चेक इशू कर सकते हो, लेकिन इस तरीके की ना कोई फैसिलिटी एनबीएफसी के अंदर नहीं मिलती। ठीक है, एक और चीज हो गया चेक। फॉर एग्जाम्पल चेक, चेक को क्या बोलते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इज अ चेक इज अ पार्ट ऑफ अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी और डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी, इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिट ऑफ एनबीएफसी। देखो, एक चीज ना बहुत अच्छी बन गई अब। पहले ना बैंक बैंक के अंदर ना कोई बड़े लेंडर्स, बैंक के अंदर जो बड़े बोरोवर्स होते थे ना, वो क्या करते थे, फ्रॉड कर देते थे, जिसकी वजह से ना जो नॉर्मल इंडिविजुअल वाला डिपॉजिट होता था ना, तो बहुत ज्यादा हार्म होता था। लेकिन अब क्या करने लग गया ना, बैंक ने, आरबीआई ने गाइडलाइन बनाई कि 5 लाख रुपए तक का ना, अगर सपोज आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रखा 2 लाख रुपीज, डन है, 2 लाख रुपीज डिपॉजिट कर रखा है, तो एक लिमिट तक, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज का, तो वो सेफ है। 5 लाख रुपीज तक का ना आपका टर्म डिपॉजिट, आपका जो भी डिपॉजिट आपने बैंक के अंदर कर रखा है, वो सेफ है। उस सेविंग के लिए ना, उसको सेव करने के लिए बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस कराता है, एक फैसिलिटी मिलती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी। ये वाली फैसिलिटी लेकिन किसके पास नहीं है, ये वाली फैसिलिटी अभी एनबीएफसी के डिपॉजिटर के पास नहीं है। तो एनबीएफसी में डिपॉजिट करना इज क्वाइट मोर रिस्कियर देन बैंक। डन है। फिर इनके पास ना कोई प्रायोरिटी सेक्टर रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्रायोरिटी सेक्टर, अच्छा, कब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने ना ये कहाँ पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर ना एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ना सर्टिफिकेट की बात होती है। मुझे कमेंट में बताना भाई कि कहाँ बात होती है, फटाफट। जब भी आपको याद है, जब भी जी आप पढ़ रहे हो और आपने साथ में जीएसटी पढ़ा हो ना, एक प्रायर सेक्टर लेंडिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। उस पर जीएसटी लगता है नहीं लगता, ये बात कर रखी है। ठीक है। तो एक ना बैंक के ऊपर एक रेगुलेशन होती है, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर्स को डिसाइड करती है सेक्टर कि आपने इसमें इतनी लेंडिंग करनी है, आपकी टोटल लेंडिंग का इतना परसेंटेज ना इस प्रायोरिटी सेक्टर में होना चाहिए। एक ना आरबीआई की एक रेगुलेशन है, उसका कंप्लायंस करना पड़ता है बैंक को। तो इसमें क्या होता था ना, मेरे को जैसे याद आ रहा है ना, क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल बैंक ए की लिमिट ना 10 करोड़ रुपीज की है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, और बैंक बी की भी 10 करोड़ की है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ना बैंक ए ने ना 15 करोड़ कर दिया और बैंक बी अभी 5 करोड़ ही कर पाया। तो उतने का ना वो सर्टिफिकेट अपने पे बोरो कर लेगा, तो मान लेंगे कि दोनों ने 10-10 की कर दी। तो इसमें जीएसटी चार्ज होता नहीं होता, ऐसा कुछ था, जितना मुझे याद है। ठीक है, फिर भी आप, अगर आपने वीडियो देखने के टाइम पे या बाद में कभी आप जब वीडियो देख रहे हो, आपने जीएसटी में ये चीज पढ़ ली हो ना, तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताना। ठीक है। अरे देखो, ज्ञान बांटने से तो बढ़ता है, मुझे बताओगे तभी तुम, आपको भी और ज्यादा बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। ठीक है। ठीक है, सो प्रायोरिटी सेक्टर रिक्वायरमेंट एनबीएफसी पे नहीं है, बैंक्स पे है खाली। कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की एक रिक्वायरमेंट होती है, जो आरबीआई कहता है हर बैंक को कंप्लाई करना है। तो इसमें ना एक लाइसेंस सर्टिफिकेट जो लेना पड़ता है, वो बांट देते हैं आपस में। अगर किसी ने ज्यादा कर दिया और किसी ने कम कर दी ना, तो वो उसका लाइसेंस लेके, उसका सर्टिफिकेशन लेके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। चलो जी। सो फिर आज की क्लास हम करते हैं यहीं पे एंड। आज वाली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, आज वाली क्लास में हमने पढ़ लिया रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट्स। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया डेफिनेशन क्या होती है एनबीएफसी की, रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट पढ़ ली, हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ एनबीएफसी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ ली हमने, स्केल बेस्ड रेगुलेशन। अब देखो भाई, मैंने इतने अच्छे से तुमको स्केल बेस्ड रेगुलेशन समझा दी। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझको रीच आउट कर सकते हो थ्रू द टेलीग्राम चैनल, डी कोड कॉमर्स के नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में भी आप लोगों के लिए डाल दूंगा, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई डायरेक्टली भी पूछना है, तो टेलीग्राम चैनल में आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड आई विल श्योर यू कि आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, 100% सपोर्ट जो मैं आप लोगों के लिए आपके एग्जाम्स में एक हेल्प कर सकता हूँ, सपोर्ट दे सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको कोई डाउट्स है, कुछ चीज पूछनी है, कुछ चीज बतानी है, और कोई सजेशंस देना है कि मैं और इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, तो आप, आई वेलकम ऑल योर सजेशंस एंड कमेंट्स। आप कमेंट्स में कर सकते हो, साथ ही साथ मुझको टेलीग्राम चैनल में भी रीच आउट कर सकते हो। तो टिल देन गुड बाय, इसी तरीके से पढ़ते रहो, नोट्स को पढ़ो, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स बनाए आप लोगों के लिए, क्योंकि हैंड राइटर्स में कहीं जहाँ जब मुझे लगता है
पिक्चर से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जैसे इस टॉपिक में, तो मैंने वो चीज़ कर दी है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल कहीं न कहीं पूरा कवर कर रखा है। क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। So till then, goodbye, and I hope you like the videos, and more videos are going to come in a nearby future. And इस हफ्ते तो एनबीएफसी तो मैं खत्म करवा दूंगा, उसके बाद हम प्रोफेशनल एथिक्स करेंगे। So till then, goodbye, see you.